हाइजेंस थियरी हमने बता दी थी, हाइजेंस की जो वेव थियरी होती है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेरेंस की। क्या होता है इंटरफेरेंस? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करती है। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव में जो जो फिनोमिनन होता था उनमें से एक ये भी है इंटरफेरेंस। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती थी तो आपने वेव में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की क्लास में 11th में कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव होती थी वो सुपर इम्पोज करके बहुत सारे फिनोमिनन देती थी। बीट फिनोमिनन होता था, उसमें से एक फिनोमिनन होता है, या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती थी तो उसी में एक फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, टू लाइट वेव्स। अब उनमें कैसी लाइट वेव होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करना है। तो देखते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो लाइट वेव क्या करती है? सुपर इम्पोज करती है। इफ टू लाइट वेव आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, if two light waves having same frequency almost same होनी चाहिए, having same frequency and zero phase difference उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंड जीरो फेज डिफरेंस are superimposed to each other, or superimposed to each other, superimposed to each other superimposed to each other from result of interference। ये इंटरफेरेंस का रिजल्ट देती है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि कहीं कहीं पर इनकी जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होता है, एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करती है तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होता है या रिजल्टिंग इंटेंसिटी होती है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के सम से कहीं कहीं ज़्यादा दिखाई देती है और कहीं पर उनके डिफरेंस से भी कम हो जाती है। तो इन दोनों जगहों पर हम क्या कहते हैं कि इंटरफेरेंस हुआ है। और ये इंटरफेरेंस एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। जब इनके दोनों के सम से क्या हो जाता है, इंडिविजुअल वेव के सम से क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर वो क्या होगा, कम होगा तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाउंड द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस एट सम पोजीशन
at some position resulting amplitude of wave resulting amplitude of light wave is greater than sum of individual. या इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल. इंटेंसिटी ग्रेटर होगी, एम्पलीट्यूड तो ऑलमोस्ट बराबर ही होगा. ऑफ लाइट वेव इज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव इज इक्वल टू sum of individual waves, sum of amplitude of individual waves, amplitude of individual waves. और कहीं कहीं पर क्या होगा, एट सम पोजीशन तो ये होगा, और कुछ पोजीशन पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा लाइट वेव का सुपर इम्पोज करने के बाद, वो जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही होंगी उनके एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये दोनों जगहों पर इंटरफेरेंस होता है, दोनों को अलग अलग नाम देते हैं. लिख लिया. At some position resulting amplitude of light wave equal to difference of individual amplitude, difference of individual amplitude of waves. Amplitude of superimposing waves. Amplitude of superimposing waves. ये द फार्मर इज कॉल्ड, पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, जो पहले इवेंट हुआ था उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड लेटर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फार्मर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, and later is called destructive interference. Destructive interference. तो ये इस तरीके से इंटरफेरेंस जो होगा वो दो तरीका का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस दो तरीके का होगा, इंटरफेरेंस जो होगा दो तरीके का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो इसकी रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी और जिसकी रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी इंटेंसिटी होगी, दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी या दोनों का एम्पलीट्यूड। जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई जो वेव सुपर इम्पोज कर रही है, आगे भी फॉर्मेट बनाएंगे, मान लेते हैं उनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है। A1 and A2 is the amplitude of the waves, light waves which are superimposing to each other, individual light waves, and capital A is the amplitude of resulting waves. If A1 and A2 is the A1 and A2 amplitude of individual waves of individual light wave, इसे LW लाइट वेव ऐसे लिख दे रहे हैं। ये भी क्या है, एक वेव सुपर इम्पोज, इंडिविजुअल लाइट वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है वो है A2 भी ऐसे ही है। ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल लाइट वेव। दो वेव जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके अगर क्या एम्पलीट्यूड A1 और A2 एंड उनकी इंटेंसिटी I1 and I2 is the intensity of individual light waves. Individual light waves. I1 and I2 is the intensity of, यहां से बढ़ा लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइट वेव्स। अगर ये हैं तब इस सिचुएशन में जो रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी है उसको अगर हम कैपिटल आई से
और रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से लिखें, तो यहाँ पर जो कैपिटल ए होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा और यहाँ जो होगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पर जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी वो I1 और I2 के सम से ग्रेटर होगी और यहाँ जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, I1 और I2 के डिफरेंस से भी कम होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कैसे होगी ये सब चीजें आगे भी डिस्कस करते हैं। हो गया? तो यहां जो इंडिविजुअल वेव्स हैं और रिजल्टिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है, अगर मान लेते हैं रिजल्टिंग वेव का इंटेंसिटी ए है तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये A1 और A2 के सम के इक्वल होगा, वाइल इन केस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव ये ए जो होगा इट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे। और जो इंटेंसिटी रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंटेंसिटी I1 एंड I2, इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स, और ये जो होगा इट इज द लेस देन I1 प्लस I2। ये बात आपको ध्यान रखनी कि इन दोनों के इंडिविजुअल सम से भी बढ़ जाती है कंस्ट्रक्टिव के केस में, और डिस्ट्रक्टिव के केस में इन दोनों के सम से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हो जाएगा। तो एक एक करके हम पहले इंटरफेरेंस में देखते हैं कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं लाइट वेव्स तो हम क्या करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टिव और इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम अगर लाइट वेव की बात करते हैं, ठीक है, सपोज दैट कोई लाइट वेव है y1, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, तो वेव की इक्वेशन ये होती है a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ये वेव की इक्वेशन आपने 11th में पढ़ी होगी। इसको हम प्लस माइनस ओमेगा, ये ओमेगा टी माइनस ये के एक्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और यहाँ अगर प्लस होगा तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, इसका मूवमेंट जो होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर ये प्लस में होगा तो क्या है, ये वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये वेव में आपने पढ़ा होगा, वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जब यहां प्लस होता है तो वो वेव क्या करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हुआ है, तो ये किधर मूव करेगी, ये मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये वेव में आपने पढ़ा होगा ये कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या इक्वेशन होगी। तो इस वजह से जो कॉमन इक्वेशन जनरली हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं, y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लाइक दिस। ठीक है, ये तो पहली चीज इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन है। थोड़ा सा वेव का बेसिक मैं बता दूं, हो सकता है अपना ध्यान हो आपको। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होगा। अगर
प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, अगर माइनस होगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ ओमेगा क्या है, के क्या है ये भी समझते हैं, वाई क्या है और ए क्या है। तो वेव में आपने पढ़ा होगा कि वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, लिख लिया इसे। तो वाई क्या होगा, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा सा वेव के कुछ पैरामीटर इनको अच्छे समझ लेंगे तभी समझ में भी आएगा ये। अगर हम इस वेव को लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रेसिव वेव को लिखते हैं, मान लेते हैं ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये कैसी वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है जो चल रही है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिससे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं मीडियम के, जिस फ्रीक्वेंसी से, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है। व्हाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल या वाइब्रेशनल पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या कर रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल या वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और के जो है ये वेव कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेव कांस्टेंट है। और एक्स जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। यहां से ओमेगा और एक्स को अच्छे से पहले समझना है कि ओमेगा क्या है, एक्स क्या है। हमने कहा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो ऑसिलेट करी, वाइब्रेट कर रहा है मीडियम में पार्टिकल। एक्चुअल में वेव क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी और मोमेंटम का डिस्टरबेंस है, जो क्या होता है, ट्रेवल करता है बाय द ऑसिलेटिंग द मीडियम पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ द मीडियम पार्टिकल। इफ वेव इज ट्रेवल्ड देन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट एट इट्स ओन पोजीशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऐसा चम करेगा। और फिर ये एनर्जी और मोमेंटम बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, और वो भी क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करके अपनी जगह पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, और वो फिर एनर्जी और मोमेंटम बगल वाले पार्टिकल को इस तरीके से। और यही एनर्जी और मोमेंटम का डिस्टर्बेंस जो आगे ट्रेवल करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं या प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में बढ़ता है, उस डिस्टर्बेंस के बढ़ने को हम वेव का डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स बोलेंगे। और जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशन पे, उसके एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम जाएगा, उसके डिस्प्लेसमेंट को ए कहते हैं। और एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट वन साइड। जैसे मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम एक साइड में जितना जा सकता है, इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल। क्लियर? एंड ओमेगा is the angular frequency by which the oscillating particle oscillates or vibrate, and k is the wave constant. Clear है? It is all about your
वेव जो आपने 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा। अब इसमें हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बारे में, और दूसरा जिसके बारे में हमको बात करनी है इट इज द वेव कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर बताते हैं आगे। ये जो ओमेगा होती है ये होता है 2 पाई अपान में टी, या 2 पाई इंटू एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड इवेंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये 2 पाई अपान टी ये क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे वेव साइनोसाइडल फंक्शन है, अभी मैंने बताया था साइन का फंक्शन है, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसा। और वेव भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी? जैसे इस पोजीशन से सबसे पहले इस पार्टिकल को एनर्जी और मोमेंटम मिला, तो ये अपनी जगह पे क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। जैसे यहां पर ये मीडियम का पहला पार्टिकल है, हमने कोई वेव इसको वेव डिस्टरबेंस दिया, लाइट वेव जलती है, या कोई भी चीज अगर यहाँ पर कोई सोर्स पॉइंट सोर्स है, उसने क्या किया? एनर्जी ट्रांसफर करे, तो जस्ट बगल में जो पार्टिकल है उसको जो एनर्जी और मोमेंटम ये ट्रांसफर होगी, ये एनर्जी और मोमेंटम क्या करेगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, अपनी जगह पर क्या करेगा? ये टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करने लगेगा। अब जैसे ये अपनी जगह पे मोशन करेगा तो यहां तक पहुंचा होगा कि ये बगल वाले को भी एनर्जी इंपार्ट कर देता है, तो बगल वाला भी मोशन को शुरू करेगा, लेकिन ये तब कुछ दूरी जा चुका होगा तब ये शुरू करेगा, और फिर जब ये यहां पहुंच चुका होगा, बगल वाला यहां पहुंच चुका होगा, तब इसको बगल वाले को भी एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे 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 क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। तो वो साइन का फंक्शन इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट है। उसका रीजन ये है कि अगर जैसे हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन से पर पहुंच गया, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने पहले शुरू कर दिया था, और यहाँ पर जो पार्टिकल आगे होगा यहाँ पर वो बाद में ऑसिलेशन शुरू करेगा। ठीक है, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब ये अपनी पोजीशन से यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब कोई पार्टिकल क्या करेगा? अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। मतलब फिर उनके बीच में फेज कितने का हो जाएगा? दोनों के फेज में बीच में फेज पाई का हो जाएगा या 180 का हो जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल जैसे ये है, तो ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां इतना मोशन करता है, तो हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया इसका। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? इस मैक्सिमम डिस्टेंस को एक तरफ एम्पलीट्यूड कहते हैं, इधर भी ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। अगर मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और ये एक्सट्रीम गया, वापस आया, और फिर लोअर एक्सट्रीम गया, फिर मीन पे आ गया, तो हम बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड हो गया, एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका एक ऑसिलेशन यहां पर कंप्लीट हुआ जब ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, और फिर यहां से यहां आया, और वापस यहां आया। तो इतने में जो टोटल टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। ठीक है, और उतने में ये जो एंगल कवर करता है, फेज जो कवर करता है, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक क्या? पाई, मतलब 180, फिर यहां से यहां क्या होगा? 270 या 3 पाई बाय 2, और फिर यहां से यहां आया तो 2 पाई का। ठीक है, तो इसको हम एक साइन के साइकिल में लिखते हैं। तो ये 0 एंगल हुआ जब वो स्टार्ट कर रहा है यहां से। ठीक है, ये एंगल 90 का हुआ, मतलब पाई बाय 2 का। सॉरी, ये एंगल पाई का हुआ या 180 का हो गया। फिर ये एंगल जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो ये 90 हुआ, ये हुआ, और जब यहां से वापस यहां आया तो ये हो गया, और फिर इधर लोअर एक्सट्रीम जाता है तो ये 270, इसको 3 पाई बाई 2 कहेंगे,
और फिर जब वापस यहां से यहां जाता है तो ये अपना 2 पाई कंप्लीट कर लेता है। मतलब अब ये फर्दर स्टार्ट करेगा और दूसरा जो अभी अपने टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, तब ये एक बार चल चुका होगा, इसका एक टाइम पीरियड हो गया होगा। तो जितनी देर में ये डिस्टरबेंस उस पार्टिकल तक पहुंचता है जहां वो अपना पहली बार मोशन स्टार्ट कर रहा हो, और वो पार्टिकल जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होगा, तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे आपको। उसी बात को बोलते हैं कि ये दोनों सेम फेज में हैं। आप देखेंगे कि ये भी ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा होगा और उस समय ये भी आगे ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, दोनों एक जैसा लगेंगे। फिर इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर आप जानते नहीं है कि इस पर एनर्जी पहले मिली थी, इसको एनर्जी बाद में मिली थी, तो आप ये कहेंगे कि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगल बगल वाले अलग अलग फेज में है, लेकिन ये दोनों सेम फेज में है। अब ये पहला ऐसा पार्टिकल है जो इसके बाद जस्ट सेम फेज में है, तो इनके बीच का जो फेज होता है, अगर हम इसको कहें कि ये 0 है, तो या तो दोनों के बीच में फेज 0 होगा, या तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब ये 2 पाई का एंगल चल चुका होगा, ठीक है। फिर अगली बार कब आएगी जब 4 पाई दिखेगा, फिर 6 पाई दिखेगा। ऐसी सिचुएशन पे ये सेम फेज में आएंगे। इनके बीच की जो टाइम लगता है वो टाइम क्या होगा? आप कहोगे वेव यहां से यहां तक, डिस्टरबेंस यहां से यहां तक पहुंचा, उतने में वही टाइम लगेगा जितने में ये पार्टिकल यहां से यहां, यहां से पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर वापस यहां, फिर यहां, जितना ये करेगा। क्योंकि ये जितनी देर में करता है तभी तो ये शुरू करता है। ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होता है तब यहां स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये भी टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और ये टाइम है t। इसका मतलब ये जो टाइम t है, ये 2 पाई एंगल चलने के लिए, या आप हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो फेज क्या जाता है, 2 पाई का हो जाता है। तो जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो ये टाइम क्या होगा? ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड वो टाइम इंटरवल होता है जितने में कोई पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे, या वेव ट्रेवल करते हुए 2 पाई एंगल तक पहुंच जाए, ठीक है ना, इतने का फेज बना दे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। अब आप कहोगे चलो ठीक है, कितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में ये कवर कर लेता होगा? तो जब वेव उस डिस्टरबेंस उतनी डिस्टेंस तक पहुंच जाता है जब 2 पार्टिकल सेम फेज में हो जाते हैं, तो उतनी बड़ी डिस्टेंस को ही हम कहते हैं कि एक वेव की लेंथ हो गई, मतलब एक वेव कंप्लीट हो गई। इसको बोलते हैं वेव लेंथ। इतनी लेंथ को क्या बोलेंगे? लैम्डा। क्या कहते हैं इसको? वेव लेंथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेव लेंथ क्या है, तो आप कहोगे जहां पर ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ऑसिलेटिंग पार्टिकल, लगातार 2 ऐसे ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो सिमिलर फेज में हो, भाई ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी, दोनों सेम फेज के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे। या दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा ये कह सकते हैं कि 2 पाई फेज कवर करने के लिए जो डिस्टेंस चलेगी वेव या डिस्टरबेंस चलेगा वो वेवलेंथ है। या दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि 2 ऐसे पोजीशन जो सिमिलर फेज में हो, पॉइंट जो ऐसे 2 पोजीशन पे जो पार्टिकल सिमिलर फेज में है उनको भी हम क्या कहेंगे? एक वेवलेंथ कहेंगे। या तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि टी टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल पीरियड में जितने में अपना ऑसिलेशन कोई पार्टिकल कंप्लीट कर लेता है उतने में हॉरिजॉन्टली डिस्टरबेंस जितना बढ़ेगा उसको भी हम क्या कहेंगे? एक वेवलेंथ कहेंगे। इसका मतलब टी टाइम में लैम्डा लेंथ चलता होगा वेव, या 2 पाई जब फेज डिफरेंस आ जाता होगा तब भी लैम्डा चलता होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि टी टाइम में या 2 पाई रेडियन के फेज डिफरेंस में जो लेंथ चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस चलने के लिए जो फेज में डिफरेंस आता है 2 पार्टिकल के बीच में वो 2 पाई का हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा लेंथ चलने के लिए, वेव को चलने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम इंटरवल टी के बराबर होता है या टाइम पीरियड के बराबर होता है। ये सब एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। तो ओमेगा जो होती है वो क्या होती है? ओमेगा होती है अगर कोई पार्टिकल 2 पाई के फेज डिफरेंस में होता है, 2 पाई के फेज डिफरेंस होने के लिए जो टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं? टी टाइम में वो 2 पाई पर पहुंचता है।
तो यूनिट टाइम में कितना फेज में डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी कहते हैं। ये वेव की या पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, एक टर्म होता है वेव कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल क्या करता है कि लेमडा डिस्टेंस चलने में कितना करेगा, लेमडा डिस्टेंस को चलने में जो फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच में होगी वो कितने की होगी, 2 पाई की होगी। अरे भाई लेमडा वेव को ट्रेवल करने के लिए फेज डिफरेंस कितने का होगा, 2 पाई का। तो यूनिट लेंथ कवर करने के लिए कितने का फेज डिफरेंस होगा, 2 पाई बाई लेमडा। इसी को वेव कांस्टेंट के कहते हैं। तो के क्या होता है, ये यूनिट फेज डिफरेंस क्रिएटेड in between the particle by covering the unit distance of disturbance or wave is called the wave constant। इसको बोलते हैं 2 पाई बाई लेमडा। अब आपसे कहे कोई कि अगर दो पार्टिकल के बीच में आपको फेज का डिफरेंस बताना है, अगर डिस्टेंस x1 है तो आप कहोगे वो हो जाएगा k इंटू x1 या 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1, चूंकि 1 में इतना है तो x में कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस इन x डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स या के एक्स, और x1 कहेंगे तो के x1, x2 कहेंगे तो के x2। इस तरीके से ऐसे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 में पूछेगा कि कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप कहोगे यूनिट टाइम में तो 2 पाई बाई टी है, तो टी टाइम में ओमेगा टी हो जाएगी। अरे भाई टी टाइम में क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी हो जाएगा, t1 टाइम में ओमेगा t1। तो ये जो 2 पाई बाई जो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आता है या माइनस के एक्स आता है, समझ में आ रहा है क्या है, ये क्लियर है। हाँ, ये वो एंगल है और जिससे वो कम ज्यादा ये होता रहता है, क्लियर है। तो वो तो हम वेव में आपको पढ़ना था वो चीजें जो इक्वेशन की पार्ट है। अभी हमको यहाँ से दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो एक कौन सी है, एक तो के है और दूसरा क्या है, ओमेगा है। इन दोनों को इसे नोट कर लीजिए, फिर के और ओमेगा के बारे में आगे बात करते हैं। अब इतना जाने तो एक टर्म यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव और समझ लो, फिर वापस तो इसको हम बताते हैं, इंटरफेरेंस को। वेव ऑप्टिक्स में वेव का थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से मैंने इतना बता दिया, अदरवाइज ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड नहीं जानेंगे, बार बार वेव कांस्टेंट के की बात आएगी उसको नहीं जानेंगे, ओमेगा की बात आएगी नहीं जानेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो के होता है 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, अगर हम कहें कि वेव ये जो फाई डिस्प्लेसमेंट है वो कोई पार्टिकल x1 पर है, अगर हम आपसे कहें कि फेज एट x1 डिस्टेंस, तो आप कहोगे ये फेज जो हो जाएगा फाई 1, ये हो जाएगा k इंटू x1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, k की जगह 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1। अब ये x1 क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूनिट डिस्टेंस पे जो फेज होता है वो क्या होता है, k होता है, तो x1 डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे फेज एट द x2 क्या हो जाएगा, फेज एट x2 डिस्टेंस पे फेज क्या होगा, तो x2 डिस्टेंस पे फेज को अगर हम φ2 ले लेते तो ये φ2 क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू x2। क्यों, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, यहां से जो फेज डिफरेंस आएगा फेज डिफरेंस आ जाएगा φ2 माइनस φ1, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा x2 माइनस 2 पाई बाई लेमडा x1, और यहां से 2 पाई बाई लेमडा अगर हम कॉमन ले लेते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा x2 डिफरेंस x1, ये, या इसी डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा की जगह k लिख देते हैं और इसकी जगह डेल्टा x लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा k टाइम्स पाथ डिफरेंस। डेल्टा x को क्या कहते हैं, पार्टिकल में पाथ कितने का डिफरेंस आया वो। ठीक है, तो एक रिलेशन ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा टाइम डिफरेंस के साथ साथ फेज डिफरेंस निकालेंगे ओमेगा के टर्म्स में, इतना भी कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, कुछ बचा हुआ नेक्स्ट टर्म पे बताते हैं आगे।